गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताया था। क्लियर? उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग डालते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये जो हमारा टॉपिक था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसके अंदर हमने स्टडी किया था कि अगर हमारे पास एक सिंगल वेक्टर है और उसको हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में स्प्लिट करना चाहते हैं तो वो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और वो जो सिंगल वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर है, और जिन वेक्टर्स के अंदर हमने उस सिंगल वेक्टर को स्प्लिट किया है उन वेक्टर्स को हम कंपोनेंट वेक्टर बोलते हैं। क्लियर? ये हम स्टडी कर चुके हैं। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है, देखिए अगर ये हमारे पास एक वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, क्लियर, और हम चाहते हैं we want to split this resultant vector in direction of two given vector which are a vector and b vector। देखिए अभी ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, मैं चाहता हूं कि इस वेक्टर को मैं स्प्लिट करूं, पहला इस वेक्टर की डायरेक्शन में और दूसरा इस वेक्टर की डायरेक्शन में। क्लियर? ये हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अभी हम इसको एक साथ लिखते हैं। ये जो हमारा रिजल्टेंट, ये जो हमारा ए वेक्टर है, मैं ओ पॉइंट लेता हूं और यहां से एक सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के लिए मैं एक वेक्टर ड्रा करता हूं, ओपी वेक्टर। अब ये जो ओपी वेक्टर है ये ए वेक्टर के बराबर है। क्लियर? दूसरा, मैं ये जो बी वेक्टर है सेम इतना ही मैग्नीट्यूड लेकर और इसी डायरेक्शन में एक मैं वेक्टर ड्रा करता हूं, पीक्यू वेक्टर। अब ये जो पीक्यू वेक्टर है ये बी वेक्टर के बराबर है। क्लियर? अब यहां से अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन we can say that r vector is equals to a vector plus b vector। आपने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, उसके अंदर हमने पढ़ा कि अगर दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि सेम ऑर्डर में है, क्लियर, तो जो थर्ड साइड होगी जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ वो हमारे पास आ गया आर वेक्टर। यानी कि एक तरीके से इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि मैंने क्या किया, ये जो आर वेक्टर था इसको मैंने स्प्लिट कर दिया दो वेक्टर्स में, ए वेक्टर और बी वेक्टर में। क्लियर? इस डायग्राम को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर था, इसको मैंने ब्रेक किया ए वेक्टर की डायरेक्शन में और इधर मैंने ब्रेक कर दिया इसको बी वेक्टर की डायरेक्शन में, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर है। तो इस डायग्राम को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो मैंने जो यहाँ पर वेक्टर्स ड्रा किए हैं, जैसे कि मान लो अगर ये जो हमारा ओपी वेक्टर है ये ए वेक्टर से m टाइम्स बड़ा है मैग्नीट्यूड में, क्लियर, हम ये लेकर चल रहे हैं, बाई चांस हमने इसको ड्रा करते समय बिल्कुल एक्यूरेट मैग्नीट्यूड ना लेकर हमने जो हमारा ओपी वेक्टर है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से m टाइम्स बड़ा ले लिया, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ओपी वेक्टर इज इक्वल्स टू m ए वेक्टर। और सिमिलरली अगर हम कहें कि हमने जो pq वेक्टर है यानी ये जो मैग्नीट्यूड है pq ये b से n टाइम्स ज्यादा ले लिया, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं n बी वेक्टर। तो अब आप कहेंगे कि सर फिर हम रिजल्टेंट वेक्टर को क्या लिखेंगे, तो सिंपल है, तो फिर उसके बाद हम रिजल्टेंट वेक्टर को लिखेंगे m ए वेक्टर प्लस n बी वेक्टर। और ये जो रिजोल्यूशन की ये जो प्रोसेस है, ध्यान रखना ये जो प्रोसेस है ये यूनिक होती है, यानी m और n की जो वैल्यू है वो यूनिक होगी। अगर m की वैल्यू चेंज होगी तो n की वैल्यू भी चेंज होगी। क्लियर? तो ये जो हमारे पास रिजोल्यूशन की जो प्रोसेस है इससे जो हमारे पास ये जो रियल नंबर्स आते हैं m और n, ये
यूनिक होते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसके बाद आता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। देखिए, इससे पहले आपने पढ़ा कि आप किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम करने वाले हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो ध्यान से देखिए, जो टॉपिक है उसी का जो नाम है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी कि जो भी आप कंपोनेंट करेंगे उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्लियर? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, हम लेकर चलते हैं कि हमें गिवन है हमें ए वेक्टर, एक वेक्टर है ए वेक्टर। क्लियर? वो हमें गिवन है और हमें करना क्या है, we want to draw rectangular component of a vector। हम a वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रा करना चाहते हैं। तो देखिए, हम लेकर चलते हैं, ये हमारे पास कोई भी एक सिंगल वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, अभी ये जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस है, ये जो डायरेक्शन है ये वाई एक्सिस है। अभी यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि भाई जो हमारा वेक्टर है उसका हम दो कंपोनेंट कर रहे हैं। एक कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स। क्लियर? ए एक्स वेक्टर। दूसरा एक कंपोनेंट होगा हमारा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, उसको हम लिखेंगे ए वाई वेक्टर। क्लियर? अगर हम इसको स्प्लिट करें और हम कहें कि ये जो वेक्टर है यहां तक, ये तो है हमारा ए एक्स वेक्टर, और यहां तक ये जो हमारा वेक्टर है ये है ए वाई वेक्टर। तो इस तरीके से हम इधर भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ए वाई वेक्टर को मैं यहां ऐसे बना सकता हूं। ठीक है, और मैं इनके नाम दे देता हूं। देखिए, यहां से O, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, इस पॉइंट को हम S बोल देते हैं। ठीक है, अभी ये जो हमारा OS वेक्टर है, OS वेक्टर हमारा किसके बराबर होगा, A Y वेक्टर के बराबर, और यही OS वेक्टर किसके बराबर है, PQ वेक्टर के बराबर भी है। क्लियर? दूसरा जो हमारा OP वेक्टर है ये होगा हमारा AX वेक्टर के बराबर। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। क्लियर? यानी कि अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करें तो हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा वेक्टर होगा वो किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। यहां से देखो, ये जो हमारा ए एक्स वेक्टर है ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है और जो ए वाई वेक्टर है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो हम लिख सकते हैं देन वी कैन राइट ए एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स और इसका यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर, ए वाई वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ए वाई और इसका यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर। क्लियर? अब यहां पर हम लिख सकते हैं देन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सिंपल जो हमारा एक वेक्टर था ए वेक्टर उसके हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किए। ये जो ए एक्स आई यूनिट वेक्टर और ए वाई जे यूनिट वेक्टर है ये ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। क्लियर? इसके बाद अगर हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो,
ठीक है। तो यहां से जो ए वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स ए वाई कॉस। अब देखिए ये जो दो वेक्टर्स है हमारे पास ए एक्स और ए वाई, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, यानी यहाँ आएगा हमारे पास cos 90। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि भाई cos 90 की वैल्यू तो जीरो रहेगी। ठीक है, तो इस कंप्लीट टर्म को हम जीरो लिख देंगे। तो ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्लियर, ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड है। दूसरा, अगर हम ये मानकर चले कि ये जो हमारा वेक्टर है ए एक्स वेक्टर, अगर ये रिजल्टेंट के साथ एंगल बनाता है थीटा, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन ए एक्स वेक्टर एंड ए, देन वी कैन राइट। देखिए अगर इस तरीके से हमारे पास है तो हम क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल से अगर मैं cos थीटा अप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आएगा, इन ट्रायंगल OPQ, OPQ ट्रायंगल के अंदर cos थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन ए एक्स अपॉन ए, यानी कि हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल्स टू ए cos थीटा। क्लियर। सिमिलरली अगर हम बात करें इन ट्रायंगल सेम OPQ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू PQ अपॉन OP, PQ अपॉन OP यानी कि AY अपॉन A, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि AY इज इक्वल्स टू A साइन थीटा। तो यहाँ पर जो ध्यान रखने की बात है और जो बात हम बार बार आपको 12th क्लास में भी कहेंगे कि अगर किसी भी वेक्टर के आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर रहे हो, इस बात को ध्यान से सुनो, जिस भी वेक्टर के आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर रहे हो उस वेक्टर को हमें देखना है कि वो वेक्टर जिस वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है, जैसे कि अभी ये जो वेक्टर है ये ax के साथ एंगल बना रहा है। क्लियर। तो जो ax होगा वो होगा a cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ cos आएगा, जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसके साथ sin आएगा। यानी कि हम लिखेंगे ax को तो क्या लिखेंगे a cos थीटा। क्लियर। और जो हमारा ay है, अब ay के साथ ये जो ए वेक्टर है ये थीटा एंगल नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या लिखना है ए वाई को ए साइन थीटा। क्लियर। दूसरा आप इस प्रोसेस से भी इनको ड्राइव कर सकते हो। अब अगर आप चेक करना चाहें क्या ये वाकई में ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो देखो अभी हम ए का मैग्नीट्यूड अगर करें तो क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए एक्स को हम क्या लिखेंगे ए कॉस थीटा का स्क्वायर, अभी ए कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए वाई का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का सम 1 होता है हमारे पास, तो ओनली हमारे पास बचेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यानी ए इज इक्वल्स टू ए। यानी कि जो हमने रिजोल्यूशन की जो प्रोसेस की है ए वेक्टर को हमने दो वेक्टर्स में ब्रेक किया जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो कंपोनेंट वेक्टर्स आए इन कंपोनेंट वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर। क्लियर। तो ये था हमारा टॉपिक। और इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है कि ये जो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाले हैं ये हमने सिर्फ प्लेन में निकाले हैं। अगर हमारे पास हमें 3 डायमेंशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को सॉल्व करना पड़े तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको नोट कीजिए। क्लियर।
अभी नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन। अगर 3 डायमेंशन के अंदर अगर हमें किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए क्लियर, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस। अब देखिए हमें क्या करना है कि ये पॉइंट हमारे पास है ओरिजिन, ठीक है। अब इस ओरिजिन के अंदर हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर, इसको हम बोल रहे हैं ए वेक्टर, क्लियर। अब इस ए वेक्टर के हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने हैं। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने हैं यानी कि 3 कंपोनेंट वेक्टर होंगे और तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो हम यहाँ पर क्या लेकर चलते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट है इसको हम बोल रहे हैं ए एक्स वेक्टर, जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है ये है ए वाई वेक्टर। जब ये ए वाई वेक्टर है तो सिंपल सी बात है ये भी क्या होगा, ए वाई वेक्टर होगा, क्लियर। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको हम ए वाई बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास है जेड एक्सिस की डायरेक्शन में भी होगा, ये है हमारा ए जेड वेक्टर, क्लियर। तो ये हमने 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर दिए यहां से हमारे पास। अब मैं यहां से एक क्यूब ड्रा करता हूं, क्लियर। ठीक है, ये हमने एक क्यूब बनाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें लेकर चलना है, हमें ये प्रूव करना है कि जिस तरीके से 2 डायमेंशन में हमारा जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उनका सम गिवन वेक्टर के बराबर आता है, क्लियर। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिए, तो जैसे कि एक हो गया हमारा ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, दूसरा हो गया ए वाई जे यूनिट वेक्टर और तीसरा हो गया ए जेड के यूनिट वेक्टर। तो हमें प्रूव करना है क्या इनका सम ए वेक्टर के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या लेकर चलते हैं, पहले हम लेकर चलते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, जैसे कि आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने ड्रॉ किया। अब इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं, ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है, यू वी, इस तरीके से जो भी आपको नाम देने हैं आप लेटर्स असाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो OQ वेक्टर आप देख रहे हैं, अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं कि ये जो हमारे पास इन ट्रायंगल ORS, देखो ORS ट्रायंगल के अंदर ये जो OS वेक्टर है ये किसके बराबर है, OR वेक्टर प्लस RS वेक्टर, क्लियर। और यहां पर आपको पता है OS वेक्टर क्या है, A वेक्टर है, और OR वेक्टर AX वेक्टर है, क्लियर। RS वेक्टर AY वेक्टर है, पहली इक्वेशन, ठीक है भाई। अब दूसरी इक्वेशन में हम क्या लेते हैं कि इन ट्रायंगल OQR ट्रायंगल के अंदर, अब देखो ये जो वेक्टर है इसको हम AZ वेक्टर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसको भी क्या बोल सकते हैं,
ए जेड वेक्टर बोल सकते हैं। क्लियर। अब ए जेड इसको बोल सकते हैं, ये हो गया ए एक्स, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ ट्रेडिशन जो ओ क्यू वेक्टर है हमारे पास। क्लियर। अब ये जो ओ क्यू वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, ए एक्स प्लस ए जेड के बराबर। ठीक है। अब देखिए यहां से हम इसको इस तरीके से भी ले सकते थे कि ये जो हमारा वेक्टर है, ठीक है, चलो हम इसको इसके अंदर पुट कर देंगे फिर बाद में। ये हमारा जो OQ वेक्टर है यहां से ये आएगा ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर, ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर। अब ओ आर वेक्टर हमारा हो गया ए एक्स वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर हमारा हो गया ए जेड वेक्टर। ठीक है। अब देखिए ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली ना, इसके अंदर हम क्या लेकर चलते हैं कि हम अप्लाई करते हैं इस ट्रायंगल के अंदर। ये जो हमारा वेक्टर बन रहा है ना, ये ए वेक्टर, इस वेक्टर को मैं ए वेक्टर लेकर चलता हूं। अगर ये वेक्टर हमारा ए वेक्टर है तो अब जैसे ये ए वाई वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, ए वाई वेक्टर होगा। क्लियर। यानी कि ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ए वेक्टर को हम यहां से लिखेंगे ओ क्यू वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर कह दो चाहे क्यू टी वेक्टर कह दो। ठीक है। अब यहां से ए वेक्टर आया था हमारा ओ क्यू वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, हम क्या लेकर चलते हैं, ओ क्यू वेक्टर हमारा क्या आया, ए एक्स वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए वेक्टर है, अब ये जो ओ क्यू की जो वैल्यू आई है ना हमारे पास, ओ क्यू वेक्टर की वैल्यू, ये हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ए वेक्टर है वो क्या होगा, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर और प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर। क्लियर। तो यही हमें प्रूव करना था कि 3 डायमेंशन के अंदर भी जो हमारा एक सिंगल वेक्टर है उसको हम एज ए सम ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो यहां से आपने चेक किया कि ऐसा हो सकता है। क्लियर। अब ये जो हमारा वेक्टर है ए एक्स वेक्टर, ये ए के साथ एंगल बनाता है मान लो अल्फा, ये जो ए वाई है ये ए के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और ये जो जेड है ये ए के साथ एंगल बना रहा है गामा। इस एंगल को हम गामा लेकर चल रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें डायरेक्शन कोसाइंस की, ठीक है, तो अब डायरेक्शन कोसाइंस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है, कोस अल्फा आएगा ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा आएगा ए वाई अपॉन ए, और कॉस गामा आएगा ए जेड अपॉन ए। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि ए एक्स होगा ए कॉस एल्फा, ए वाई होगा ए कॉस बीटा और ए जेड होगा ए कॉस गामा। ठीक है। तो ये जो हमारे पास है इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर। और अगर हम इनका सम करें या फिर इस इक्वेशन को मैं यहाँ पुट करूं, तो जैसे अगर स्क्वायर निकालो यहाँ से तो हमारे पास क्या आएगा कि भाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर होगा। ठीक है। उसी क्योंकि जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास यही होगा। ठीक है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc cos थीटा प्लस 2ac cos थीटा, और सभी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री, यानी cos 90 हर एक केस में 0 हो जाएगा, ओनली स्क्वायर बचेगा। ठीक है। ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, अगर इनको मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर, और इनसे हम ये जो ए है ये कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आ गया, देन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर
गामा। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसकी वैल्यू क्या हो, 1 हो। क्लियर, तो ध्यान रखना cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होगा। अगर हम cos अल्फा को L बोल दे, cos बीटा को m बोल दे और cos गामा को n बोल दे, तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ठीक है, आगे जो टॉपिक्स आएंगे वो हम कवर करेंगे। आज जो पढ़ाया है उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन कीजिए और सेल्फ स्टडी जो है अपनी वो आप कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।